अब कल को ये कहेंगे जी हमें फिर कोई और कह रहा था, नहीं, ये गलत ये है भी ना? हम नहीं थे, आइन तोड़ने वाले भी हम नहीं थे। हमें भी कहा जा रहा था कि आपने इलेक्शंस नहीं होने देने, कहा जा रहा था कि अक्टूबर में लेकर जाए, फिर अक्टूबर से भी आगे ले जाएं। आइन तो टूट गया ना, अब आइन के मुताबिक तो नहीं चीजें हो रही इस वक्त। या तो जरदारी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो खुद से नहीं कर रहे होते, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि जरदारी साहब को जब नजर आ गया कि भाई मामलात इलेक्शन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, आप आज नहीं भी कराते, महीने बाद कराने पड़ेंगे, 2 महीने बाद कराने पड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है पीडीएम को कि हम जो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हम सारी जमातें आगे आगे हैं और इमरान खान हमारे पीछे पीछे है। वो कहते हैं कि इससे हम अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पीडीएम सरकार को समझ आ गई है कि पीटीआई से बात करनी पड़ेगी, सियासी क़यादत में बात होगी तो फिर ही बात बनेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है, इसीलिए वो मुज़ाकरा की बात करने लगे हैं। पीडीएम की अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान शिद्दत जज्बात या बुग़्ज़ इमरान में इनकार कर रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए बिलावल खुद DI खान गए हैं। देखना यह है कि बिलावल भुट्टो मौलाना को राजी कर पाते हैं या नहीं, और यह भी अहम है कि अगर मौलाना ना माने तो फिर क्या होगा। रही नून लीग तो इसके बारे में खबरें गर्म हैं कि वो मुज़ाकरात से पहले इमरान खान से कुछ मामलात में गारंटी चाहती है। ये मामलात कौन से हैं, जल्द इसका भी पता चल जाएगा। सच यह है कि धमकियां देने वाले अब मुज़ाकरात की गिरदान कर रहे हैं। अक्ल ठिकाने आने लगी है कि बात करने से ही बात बनेगी। एक ना एक दिन अवाम की अदालत में जाना ही पड़ेगा, वरना यह सियासी महाजराई मुल्क, कौम और मईशत का ही नहीं, पीडीएम सियासत का भट्टा भी बिठा देगी, जो पहले ही बैठा हुआ है। यही पैगाम आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी दिया गया, जहां वजारत दिफा की पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात की दरख्वास्त की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर कायदीन को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो फिर अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, और हकीकत भी यही है, वरना फिर खराबी ही है और तबाही है। आज ये पैगाम भी चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत को भिजवा दिया कि फंड्स की अदम फरामी के नताइज गैर मामूली होंगे। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, कल की समात में क्या हो सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, आज की समात में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स थे। ये कि जी जो मुलाकात हुई, कहा गया एजेंसीज के सरबराहान के हवाले से कि उसमें भी बता दिया गया कि फैसला हम दे चुके हैं, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। और ये भी कि जिस तरह से जो कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया उसमें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत अक्सरियत ही खो चुकी है। ये बड़ा दिलचस्प मामला था। हाँ, इसमें उसामा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये सारा कुछ मुज़ाकरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ क्लैरिफाई की है कोर्ट ने आज के मुज़ाकरात का ये हुक्म जो दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंतखाबात जो है वो मई की जो तारीख है और नहीं होंगे। ये इसलिए है कि अगर सियासी जमातें कोई मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करती हैं किसी भी तारीख के हवाले से, तो हम उसके लिए गुंजाइश पैदा करने को तैयार हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सियासी पार्टियों का ही काम था और सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि वो इंतखाबात की तारीख तय करती। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब दोबारा से सियासतदानों को एक और मौका मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जहाँ सालों में इन पार्टीज़ के मसाइल आपस के हल नहीं हो सके, वो इतनी जल्दी कैसे अब रिजॉल्व हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक जरदारी साहब की आपने अपने इंट्रो में बात की, तो उसमें पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है मुज़ाकरात को लेकर, वो इसीलिए इतना क्लियर है कि दे हैव नथिंग टू लूज़। पंजाब लूज़ करने का सवाल उनके ऊपर नहीं है, नून लीग के ऊपर है। इसीलिए उनको मालूम है कि सिंध हुकूमत जो हमारी है वो तो आगे भी हम मेंटेन कर सकते हैं, दोबारा से मैंडेट ले सकते हैं। तो पंजाब की गेम में पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी रोल प्लेयर नहीं है, इसीलिए मुज़ाकरात से वो इतने खौफज़दा नहीं हैं। और बिलावल साहब ने भी 1-2 रोज़ पहले कहा था कि आईने पाकिस्तान ख़तरे में है, बात करो, मुज़ाकरात करो। वो इसीलिए कहा था कि उनको इल्म है इस बात का कि हमारे लिए इतना लूज़ करने को नहीं है, तो हम अगर इस बात पे कायल भी करते हैं पीटीआई को, तो हमारे पास कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला जो नून लीग का हो सकता है। दूसरी जानिब जो नून लीग का स्टांस है वो यही है जो आपने भी कहा कि वो गारंटीज़ भी चाहते हैं, और वो आमादगी भी उस तरह से ज़ाहिर नहीं कर रहे इलेक्शन के ऊपर और मुज़ाकरात के ऊपर भी, क्योंकि उनको मालूम है कि महंगाई का सैलाब जो खड़ा हुआ है सर के ऊपर, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। इसके अलावा जो 1 साल की हमारी हुकूमत रही है उसमें जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, उसमें जो सफरिंग आवाम ने देखी है, इस सारे का एहतसाब हो जाएगा अगर इलेक्शन में चले गए तो। इसीलिए PMLN के लिए जो है ना ये लूज़ सिचुएशन है।
लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए फिर भी इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उनके लिए गेम जो है वो पंजाब की नहीं है। जो इस वक्त कोशिश है कि हर सूरत इलेक्शन हमने नहीं करवाना, ये तो बड़ा वाज़ेह है ना। तमाम इदारे हम देख रहे हैं, वजारत दिफा की तरफ से भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी एक दफ़ा फिर से, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि लग रहा है आप तो फिर वापस चले गए हैं कि सारी कहानी दोबारा से हम खोलें कि जनाब नहीं हो सकते, अक्टूबर से पहले मुख्तलिफ वजूहात जो उन्होंने बताई कि जी बड़ी दहशतगर्दी हो जाएगी, एक सूबे में हम फोर्स ही नहीं दे सकते, सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस करवाए जाए। तो क्या आप अक्टूबर से भी देख रहे हैं कि किसी सूरत में आगे जा सकता है मामला? अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कहेंगे जी अक्टूबर, और अक्टूबर में फिर आगे इसी तरह से घसीटा जाए या बहुत मुश्किल हो जाए? मैं इस पर ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू थी वो सुन रहा था। उन्होंने यही कहा कि अक्टूबर में शायद इतनी अनारकी ना फैले जितनी अलग अलग इंतखाबात से हो जाएगी। अगर सूबाई अलग होते हैं, कौमी अलग होते हैं, उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट होगी पर्सोनल्स की, सिक्योरिटी के एहलकारों की, तो वो बार बार करना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन्स इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो वो अक्टूबर को लेकर भी डाउट कर रहे थे, जो कि वज़ीर दिफा हैं मुल्क के। तो ऑब्वियसली उस पर भी कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि सारी सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ है तो उस पर शहबाज शरीफ साहब हों या काबीना हो, सारी वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये माइनॉरिटी बेंच है और जिसने ये फ़ैसला दिया। और इसके साथ साथ वो इस बात को भी रिग्रेट कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ये गुफ्तगू की थी, आपके इल्म में भी होगा, कि उन्होंने कहा कि जो 2 जूनियर जजेस को हमने प्रमोट कर दिया, ये असल में हमारी वजह से नहीं हुआ। बाजवा साहब ने हमें बुलाया और ख्वाजा आसिफ ने भी अब कह दिया, उन्होंने भी यही कह दिया। उन्होंने कहा बाजवा साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ये जो कल को जाके आपकी और कोर्ट्स की कन्फ्रंटेशन नहीं होगी और मामलात स्मूथली चलेंगे, आप हमारी बात मान लें। इन्होंने कहा हमने मान ली। हालांकि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया यही था कि सिविलियन बालादस्ती हो और उसमें इस तरह की जो है वो इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन फिर मान लिया। यही तो मसला है कि सब चीज़ें डील के तहत, वो कहते थे न्यूट्रल हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब खुद मान रहे हैं कि जी उनके कहने पर चल रहे थे, बिल्कुल। अब कल को ये कहेंगे जी हमें फिर कोई और कह रहा था, ये गलत ये है भी हम नहीं थे, आइन तोड़ने वाले भी हम नहीं थे, हमें भी कहा जा रहा था कि आपने इलेक्शंस नहीं होने देने, कहा जा रहा था कि अक्टूबर में लेकर जाए, फिर अक्टूबर से भी आगे ले जाए। आइन तो टूट गया ना, अब आइन के मुताबिक तो नहीं चीजें हो रही इस वक्त, चाहे 14 मई की हो, चाहे मामला इससे आगे चला जाए। बिल्कुल। आज़म नज़ीर साहब का ये कहना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट इनफ। आप अगर इस तरह करते हैं कि आप सिविलियन बारादस्ती के जो है ना वो आइडियोलॉजी के तहत सियासत कर रहे हैं, आपका वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, आपने अवाम से वोट लिया था, फैसले आपने करने थे, नुमाइंदे आप थे अवाम के। अगर किसी और ने कर लिए और आपने सर झुका दिया उस पर, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पब्लिक मैंडेट को। तो सिर्फ अपॉलॉजी करना इज़ नॉट इनफ। और वो ये कह रहे हैं कि ये बेंचेस की फॉर्मेशन और ये जजेस, ये सब हमने किया ही नहीं है, ये कहीं और से डायरेक्शन आई थी, इसीलिए हो गया, और इन फैसलों को हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा, अगर ये जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के तो अहकामात हैं, लेकिन अब आइन से तो हम बाहर जा चुके हैं, निगरान सेटअप के मामले पे भी हम आइन से बाहर जा चुके हैं, बिल्कुल। तो क्या अब ये इनडेफिनिट पीरियड तक ये हो सकता है और चीज़ें बड़े आराम से चलती चली जाएंगी? या समझिए कि जिस तरह 12 महीने चल गया मुल्क, इसी तरह से और मजीद 6 महीने साल निकाल लेगा? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती इस चीज़ की कि आप अगर जो इस तरह का निगरान सेटअप लाते हैं 90 रोज़ के बाद भी वो जारी रहे और कोई डेट सामने ना आए कब तक ये लास्ट करेगा, कब ख़त्म होगा। अगर ये करना है तो फिर एमरजेंसी की सूरत हाल करनी पड़ेगी आपको, और वही एक चारा है कि आप ये ऐलान कर दें, आप ये असर्ट कर दें, आप बोल दें कि आईन पाकिस्तान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और वो इन प्लेस नहीं है और ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। जैसे ये केस बिल्ड कर भी रहे हैं कि दहशत गर्दी का शदीद ख़तरा और इकनॉमिक कोलैप्स का शदीद ख़तरा, 21 अरब रुपये भी नहीं है, 21 अरब भी नहीं है, हालात भी बहुत ख़राब है, टेररिज्म का ख़तरा है, बड़े सियासी लीडरान की ज़िंदगी ख़तरे के अंदर है। तो अगर ये सारी सूरत हाल आपने बना ली है तो फिर इमरजेंसी के अलावा कोई भी ऐसा जवाब पैदा नहीं हो सकता जिसके तहत इसको मजीद बजट पास करना। अब कल कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है कि निगरान सेटअप की जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएं, क्योंकि अब तो किसी को भी नहीं पता ना कि 20-90 दिन का तो आइन ने लिखा था, आइन बनाने वालों ने भी यही सोचा था कि बस जब लिख दिया है तो इसके अंदर ही होगा, और उसके बाद होता रहा। उसके बाद जितना भी अरसा ये जब से शिकायत, तो ये मामला तो ये पहली दफ़ा है कि 90 दिन से आगे चले गए हैं। और अब बजट कैसे पास करवाएंगे, देर पा जो भी इक़दाम करने वो कैसे करेंगे? सिद्दीक जान हमारे साथ है। सिद्दीक, ये बताएं कि अब आज की जो समाअत है इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि हम आइन से बाहर जा चुके हैं, अब आइन के मुताबिक नहीं, क्या मुज़ाकरात के मुताबिक मुल्क चलेगा? लेकिन सबसे पहली आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, पीडीएम ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है। आपको पता है कि कल तक वो कह रहे थे कि 4-3 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, कि जस्टिस को नहीं मानते, चीफ जस्टिस का बाइकआउट करते हैं, जस्टिस का रेफरेंस मुताफी होना चाहिए, उनकी फैसला की पोजीशन नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले तो हमने कमरा अदालत में पीडीएम को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सरेंडर करते हुए देखा, और ये अच्छा सरेंडर है, ये पॉजिटिव सरेंडर है, ये नेगेटिव नहीं है। हर पाकिस्तानी को
कानून के सामने जो है वो सरनिगू होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को कानून के सामने बिल्कुल इसी तरह से मानना चाहिए जैसे आज हुकूमत बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने अदालत को बताया कि देखें हम तो आपके हुक्म के बाद मुज़ाकरात हमने शुरू कर दिए और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और शुरू भी कर दी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक कोशिशें हो रही थी उन कोशिशों के सामने वो जो एक ब्लैकमेलिंग थी, धमकियां थी, उनके सामने सरेंडर करने से इनकार किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह उसामा गाजी साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि 14 मई की तारीख इनफील्ड है और अगर आप कोई कंसेंसस तारीख नहीं देते तो फिर 14 मई को इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत ने जो एक ग्रांट पेश की, जो एक ग्रांट भेजी वफाकी काबीना ने, और वो ग्रांट जो है वो मुस्तरद हो गई है पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये सवाल किया कि फिर आप हुकूमत की इखलाकी कानूनी और आईनी क्या हैसियत है जब हुकूमत की भेजी हुई एक जो है वो पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एतमाद होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, और जब एतमाद नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर को ऐवान का तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त उनको ऐवान का एतमाद हासिल है तो फिर उनकी वफाकी काबीना भेजा हुआ ये उनकी जो ग्रांट है ये कैसे मुस्तरद हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो वजारत दिफा है वो ये बात नहीं कह सकती कि जनाब एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात उठे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे भी सवालात उठे कि पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें फंड्स दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें, हम 90 रोज में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि आप हमें दे दें, बेशक आपने मुझे हमें फंड्स देने हैं दे दें, आप हमें सिक्योरिटी देते हैं दे दें, फिर भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो इस पर भी बहुत से सवालात जो है वो जजेस की जानिब से उठाए गए हैं। लेकिन अब 24 घंटे का वक्त दिया गया है, हुकूमत को ये कह दिया गया है कि बड़े संगीन नताइज होंगे जो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं। एनफ इज एनफ। अब 24 घंटे की मोहलत है और आज अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को कि वो खुद मिले बिलावल भुट्टो जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से मिलने जा रहे हैं और वो चले भी गए। ये तो अब तक की समाज की सूरत हाल है। आप जरा बात कर लें मुजम्मिल साहब से, फिर जरा आपको जरदारी साहब की चाल बताता हूँ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कार्ड खेल दिया। अच्छा, इसी पर आते हैं क्योंकि अब मुज़ाकरात का आगाज एक तरह से हो चुका है और ये आखिरी कोशिश कही जा रही है। जिस तरह अभी सदीक जान भी ये बता रहे थे कि 14 मई से मामला आगे जाता नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही कोई गैर मामूली कोई सर्कमस्टांसेस उनको फिर आ गया। मुजम्मिल आपने भी यही बात कही थी। अब ये जो बिलावल गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने, क्या लगता है मौलाना साहब मान जाएंगे या नून लीग में भी धड़ेबंदी है? मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, लेकिन नून लीग के कुछ अंदर लोग हैं जो मौलाना साहब को पुश करें नहीं इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात तो आपके सामने ही हैं। वो मिजाज की बात कर रहे हैं कि पहले उसको तब्दील करें फिर बात होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वैसे आपने बात करनी है तो कर लें। तो ऑब्वियसली नून लीग के अंदर तो ये जो दो जो है वो आइडियोलॉजीज़ मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से हमने तब भी देखा जब ये हुकूमत ली गई तो तब भी मरीम साहिबा ने भी शुरू में कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में कोई भी हुकूमत नून लीग की नहीं हो सकती। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब के और मिफ्ता इस्माइल साहब के मामले के ऊपर भी क्लियर डिवीज़न थी, और उसको देखते हुए मिफ्ता साहब पे बड़ा क्रिटिसिज्म था मरीम नवाज साहिबा का भी और दीगर जो उनके क्लोज़ लोग हैं उनका भी। तो नून लीग तो इंटरनली डिवाइडेड है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब को बहुत कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि केपी के अंदर जो मेन अपोजिशन का सामना है JUI को वो PTI ही है। तो इसीलिए उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं और वो खान साहब से हाथ मिलाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान होगा। सही। जरदारी साहब के हवाले से बताएं सदीक जान। जरदारी साहब ने आज बिलावल साहब को भेजा है और वो यहाँ से आज क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बड़ा बेहतरीन है, बड़ा रोमांटिक सा मौसम है, तो वो लगता ये है कि ये वाला गाना लगा के रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, तो ये गुनगुनाते हुए बिलावल साहब पहुँचे हैं अब्दी खान। और पूरा रास्ते में मौसम बड़ा बेहतरीन था, जो है वो बूंदाबांदी जारी थी, बारिश जारी थी, बड़ा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो मौलाना साहब को मनाने गए हुए हैं। जरदारी साहब ने कार्ड खेल दिया जनाब। जरदारी साहब ने पहले 7-8 चीज़ों पे ख़ुद को डिस्टेंस किया था, इख्तियार किया था उन्होंने हुकूमत से और PDM से। अब उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया उसके 45 मिनट के अंदर अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खैर मकदम कर दिया है इसका, और जरदारी साहब ने कैटेगोरिकल बता दिया है मौलाना फजलुर रहमान को और PDM को, नून लीग को, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने के। अगर हम खड़े होते हैं तो कोई हमारे पास कोई आईनी और कानूनी रास्ता नहीं है और हमारे पास इलेक्शन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन में जाना होगा। इससे पहले आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा हमारा नहीं है, ये PDM का और नून लीग का है, ये हुकूमत का मुतालबा नहीं है। चीफ जस्टिस के अलावा अगर रेफरेंस दायर किया जाता है तो वो हुकूमत नहीं करेगी, वो PDM और नून लीग करेंगे। जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना करने का फैसला ये PDM और नून लीग का है, हुकूमत का नहीं है। फिर जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा
कि असम्बली की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये छोटी सोच है कि असम्बली को आगे ले जाएं। उन्होंने कहा 8 अक्टूबर से आगे मामला लेके जाना ये हमारी सोच और अप्रोच नहीं है। और उन्होंने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई तो मुखालफत करेंगे। तो जरदारी साहब को दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, या तो जरदारी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो खुद से नहीं कर रहे होते, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि जरदारी साहब को जब नजर आ गया कि भाई मामलात इलेक्शन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, आप आज नहीं भी कराते, महीने बाद कराने पड़ेंगे, 2 महीने बाद कराने पड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है पीडीएम को कि हम जो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हम सारी जमातें आगे आगे हैं और इमरान खान हमारे पीछे पीछे है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इससे हम अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं। और जरदारी साहब इसके जरिए अपनी पोजीशन को जो है वो एक नए अंदाज से सामने लेकर आ रहे हैं। मौलाना साहब बिल्कुल 13वें खिलाड़ी बन गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। और अब मौलाना साहब जो ख्वाहिश थी मौलाना साहब की कि असम्बली 1 साल एक्सटेंड हो जाए, उसको एक्सटेंशन दे दें, इलेक्शन ना करवाएं, और वो सारी चीज़ों से जरदारी साहब ने इख्तलाफ कर दिया है। और अब जरदारी साहब के पास दोबारा मेन रोल आ गया है और मौलाना साहब बैकफुट पे हैं। और अब मौलाना साहब को बिलावल मनाने गए हैं, बताने गए हैं कि मौलाना साहब आप माने तो ठीक है, नहीं मानते तो भी इलेक्शन में तो उतरना है, आपको अली अमीन गंडापुर का मुकाबला तो करना पड़ेगा आपको। चलें, ये तो हमने कर दिया कि उसको गिरफ्तार करवा दिया, जो हमारे मेहरबान हैं, हमारे दोस्त हैं, वो यही कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो आप चंद दिन जो है वो घूम फिर रहे हैं गलियों बाजारों में DI खान की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर नहीं है, लेकिन आपको इलेक्शन में तो अब उतरना पड़ेगा। तो अब वो इनको मनाने गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जिस नहज पे हम चले गए हैं ये हमें पूरी अपनी आगे पॉलिटिकल लाइफ में हॉन्ट करेगी ये चीज़। और पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि अगर इमरान खान आ गया और कल को काजी फाइज ईसा की अदालत के सामने वो ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं आपके अहकामात नहीं मानता, तो फिर हम किस मुंह से इमरान खान की मुखालफत करेंगे। अगर इमरान खान आ जा गया और कल को वो इलेक्शन ना करवाए तो किस मुंह से हम कहेंगे कि इलेक्शन करवाओ। तो पीपल्स पार्टी फैसला कर बैठी है। और अब एक ही सवाल है, पीपल्स पार्टी ने फैसला तो कर लिया, और ये भी आप देखेंगे अगर मौलाना ना माने, अगर नून लीग ना मानी, तो अगला ऐलान आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से अलग होने का होगा। जैसे ही वो हुकूमत से अलग होने का ऐलान करेंगे, साथ ही सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ को, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ के पास वो वोट ही नहीं ले सकेंगे एतमाद का, तो वैसे असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी, असम्बली खत्म हो जाएगी, फिर तो इनको जाना ही जाना पड़ेगा इलेक्शन में। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब इलेक्शन को कोई कुव्वत जो है वो नहीं रोक सकती। तो ये मेरे पास 30 सेकंड है मुजम्मिल, ये ईद के दिन, ये 4-5 दिन ये डिसाइसिव हो सकते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ये वाज़ेह हो जाए। यही चांस है, और उसकी वजह ये है कि इतना लंबा टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचते रहें, कमेटियाँ बनती रहें। अगर मई में इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आपके पास यही 3-4 दिन होंगे कि मामलात को रिजॉल्व करें, तैयारी शुरू हो। अभी बैलेट पेपर तक पब्लिश होना शुरू नहीं हुए और उस तैयारी में टाइम लगता है, तो पहले मुज़ाकरात एब्रप्टली बड़ी तेज़ी से करने पड़ेंगे। सही। और इसमें यह भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अब कल सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी कायदीन है वो जाकर क्या कहते हैं, क्योंकि सदर जरदारी भी ये कह चुके हैं, साबिक सदर जरदारी के जी अक्टूबर से पहले हम इलेक्शंस को लेकर आ सकते हैं, एक ही वक्त में हो जाए। तो ये भी बड़ा मानी खेज था उनका जुमला। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में अब वज़ीर आज़म कौन होगा, ये मौमा हल ही नहीं हो पा रहा, इजलास कई दफ़ा मुलतवी हो चुका है, क्या गेम हो रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जो खेल विफाकी सतह पर हुआ था वो अब हम आज़ाद कश्मीर में भी होता देख रहे हैं, और इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, और लगता है कि जरदारी साहब यहाँ भी वही फार्मूला अपना रहे हैं। और आखिरी इत्तलात ये हैं कि अब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के हवाले से भी बात तय हो गई है, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है तहरीक इंसाफ का, उसमें वज़ीर आज़म होगा और सपोर्ट होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और 28 उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं, इनमें PTI के 4 MLAs भी हैं। अब इन सब को हिस्सा दिया जाएगा वजारतों में। इसके अलावा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप से वज़ीर आज़म होगा, जबकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीनियर वज़ीर पीपल्स पार्टी के होंगे। इसके अलावा नून लीग को भी काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। सदीक जान, ये तो वही कहानी लग रही है जो इस वक्त हम विफाकी हुकूमत में देख रहे हैं। हजूर, आप तो बात करते हैं कश्मीर की, बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर जारी कर दिया आज की समाअत का, और वफाकी हुकूमत के ऊपर और शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत के ऊपर खतरे की तलवार लटक गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑर्डर लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो कि 7 पेजेस पर मुश्तमिल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कैटेगोरिकल कह दिया है कि जो असम्बली में शहबाज शरीफ हुकूमत ने काबीना के ज़रिए जो इन्होंने ग्रांट भेजी थी उसके मुस्तरद होने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ अक्सरियत खो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बात
अपने ऑर्डर का हिस्सा बना दी है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो हमें नजर आ रहा है वो यह है कि शहबाज शरीफ अक्सरियत खो बैठे हैं, शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। लेकिन वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने वक्ती तौर पे हमें कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन अदालत ने कहा ये बहुत संगीन मामला है, बहुत खतरनाक मामला है कि जो प्राइम मिनिस्टर है आइन के मुताबिक उसको पूरे अपने टेन्योर में ऐवान की अक्सरियत हासिल होनी चाहिए, और अगर वो अक्सरियत नहीं है उसके पास तो अक्सरियत खो बैठता है, उसको वज़ीर-ए-आज़म रहने का कोई हक नहीं होता। अदालत ने दोबारा 27 अप्रैल तक 21 अरब फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया है, और अदालत ने कैटेगोरिकल लिख दिया है कि अगर शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं रही, अगर उनकी ग्रांट मंजूर नहीं होती, अगर वो पैसे जारी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि उनको ऐवान की अक्सरियत हासिल नहीं है, और अगर उनको ऐवान की अक्सरियत नहीं है तो उसामा गाजी साहब ये पूरी हुकूमत घर जाएगी, ये पूरा सिस्टम घर जाएगा। यानी सिस्टम तो नहीं, आप हुकूमत ही कह सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो बाकी ये तो यही चाहते हैं कि सिस्टम ही पूरा लपेटा जाए, लेकिन पूरी हुकूमत घर जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिख दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजारत दिफा की दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि जाकर अपनी हुकूमत को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के क्या नताइज हो सकते हैं। आप जाकर बताएं अपनी हुकूमत को, जाके बताएं अपने वज़ीर-ए-आज़म को, ताकि अगर वो बच सकते हैं इन चीज़ों से तो बच जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख दिया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसामा साहब 7 पेजेस का, इसने शहबाज शरीफ की नाअहली की तरफ जो सफ़र है उसका, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की नाअहली की तरफ नहीं जाएगा मामला, ये पूरी हुकूमत के घर जाने की तरफ जाएगा। इस तरह का ये ऑर्डर लिखा हुआ है, क्योंकि जब आपका भेजा हुआ कोई बिल ही मुस्तरद हो गया और जो फाइनेंशियल बिल है वो मुस्तरद हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही। तो जो चाल चली थी शहबाज सरकार ने, पीडीएम सरकार ने, वो उल्टी पड़ गई है, वो इनके गले पड़ गई है। और ये आप सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि या तो शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत है या नहीं है, अगर है तो वज़ीर-ए-आज़म रहें, जितने उनके दिन रह गए हैं 100-120, नहीं है तो फिर तैयारी पकड़ें घर जाने की, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं पूरी हुकूमत। और मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बता दिया था कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं मौलाना को, इन सारों को, कि बड़ा ख़तरनाक खेल हम लोग खेल रहे हैं, पूरी हुकूमत घर जाएगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो हम कर नहीं सकते, करारदादें हम पास नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। तो अब ये खेल जो है ये दिलचस्प मरले में नहीं बल्कि आखिरी उसमें दाखिल हो गया है, और शहबाज शरीफ के लिए जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करना है या वापस यहाँ से लाहौर अपने घर जाना है, अपने ये वज़ीर-ए-आज़म की जो प्रोटोकॉल है, जो ओहदा है, जो सीट है, ये सब कुछ यहाँ पे छोड़ के और खाली हाथ जो है वो फिर जाना है। वही जो कमा लिया अब तक, जो करप्शन लूट मार जो कर लिया है वही बचेगा, और फिर आगे फिर ये तो फिर जब कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर तो इलेक्शन हर सूरत में अगले जो है फिर 90 रोज़ के अंदर होने ही होने। आज समात में ज़बील, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, ये बात बड़ी हाईलाइट होती है मार्क्स में कि आप समझ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप जो बात कर रहे हैं इसके नताइज का आपको पता है, इसका मतलब क्या है? कि आप एक बिल नहीं पास करवा सके, अगर हुकूमत एक बिल नहीं पास करवा सकती, इसका मतलब है कि वो जो बजट में देखते हैं कि अगर कोई हुकूमत बजट नहीं पास करवा सकती तो इसका मतलब है कि वो मेजॉरिटी खो चुकी है। तो टेक्निकली तो ये बात दुरुस्त लगती है कि आप एक अपना बिल भेजते हैं और पास नहीं हुआ, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी तो है नहीं, तो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। बिल्कुल, इस पे तो देखें, जिस तरह से सदीक ने भी कहा है कि अगर घर भेज दिया जाता है शहबाज शरीफ साहब को या इस हुकूमत को, तो मैं समझता हूँ कि इससे उनके लिए खैर शायद इससे बेहतर हो अगर वो कंटिन्यू करते रहें। उसकी वजह यह है कि वो फिर उसी बयानिए पे आ जाएंगे और सियासी शहादत की बात की जाएगी कि हम काम कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, हमें चलने नहीं दिया गया, तो उसमें शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर इस तरह चलते रहे कि 90 रोज़ गुजर जाएंगे, इंतखाबात नहीं हो रहे और कहा जा रहा है कि नहीं करवाने, तो फिर शायद वो जो बची कुची उनकी पॉलिटिकल साख है या फिर जो पॉलिटिकल कैपिटल है उनका, वो भी लूज़ करने लगें। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं समझता कि इतना बॉदर होंगे उससे, क्योंकि उनको पहले ही शायद ये कन्वे कर दिया गया कि आपको सेक्रीफाइस करना है हमने, अगर इलेक्शन नहीं होते और कंटेम्प्ट आपके ऊपर लगती है तो ऑब्वियसली ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा आपको, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि वो तैयार होंगे मेंटली पहले से ही, और इसमें शायद उतना डैमेज जो है ना हो अगर वो कंटिन्यू करें तो उससे हो। और इसके अलावा जो अक्सरियत वाला आर्ग्यूमेंट है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने, जिस तरह से आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो तो यही था कि अगर मेजॉरिटी नहीं है, एक बिल पास आपसे नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब यही है कि अक्सरियती जमात आप नहीं हैं। और ये तो खैर PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी कि वो असम्बलियाँ खाली छोड़कर चली गई। अगर वो उनकी प्रेजेंस वहाँ पर होती तो और बड़े तरीक़ाकार थे जिससे शहबाज शरीफ साहब को रिमूव कर सकते थे इमरान खान साहब। लेकिन वही बात है कि खान साहब कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, वो करते हैं सड़कों की सियासत और एहतजाजी पॉलिटिक्स, और उसमें उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो चीज़ इंश्योर करते।
तो यही है कि अगर वहाँ पर कोई और अपोजिंग पार्टी होती तो शहबाज शरीफ को रिमूव करना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन ये जो फुल टॉस जो है वो पीटीआई ने खुद फेंक किसी और जमात को साथ मिला लेते, लेकिन अब तो वक्त बहुत थोड़ा रह गया। सिद्दीक जान, ये बात आपने बड़ी अहम की है और ये रिमार्क्स तो हम देख रहे थे उस वक्त भी थे, लेकिन असल चीज़ होती है हुक्मनामा। रिटर्न जब आ गया, रिमार्क्स अपनी जगह हैं, लेकिन बात तो जो नाफिज होना है वो तो हुक्मनामा होना है, उस पर देखा जाएगा। तो उसमें तो वाज़े कर दिया है कि ये भी कि जो वजारत दिफा की दरख्वास्त थी कि एक ही वक्त में इलेक्शंस करवा लिए जाएं, अभी हालात बहुत बुरे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसका मतलब है इस हुक्मनामे से वो सब तो मुस्तरद हो गया। बिल्कुल नाकाबिले समाअत करार दे दी अदालत ने, वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है। कल तक आपको मुझे हम सबको बताया जा रहा था कि वो जी वाइट फ्लैग लहरा दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और डर गए हैं, पीछे हट गए हैं, डरा दिया गया है, धमका दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज वो तमाम तर वो र्यूमर्स, वो अफवाहें, वो जो खबरें जारी की जा रही थी, वो खबरें जो जारी करवाई जा रही थी, वो जो बताया जा रहा था, वो सब झूठ निकला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब डट गए हैं, आइन के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है, 14 मई को इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त पीडीएम का आलाकार बन गया है, जो पीडीएम का सहूलतकार बन गया है, जो हैंडलर बना हुआ है पीडीएम और पीडीएम के सियासी गैर सियासी इत्तेहादियों के, उनका मददगार बना हुआ है, जो वो चाहते हैं वही अपनी तहरीरी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन लिख देता है। मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता और इन्होंने पिछले साल कहा था कि हम अक्टूबर में करा देंगे, वो हमारे दोस्त है साकिब बशीर, उन्होंने सही ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने कहा कि जब अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो हम सारे ये समझे थे कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन कह रहा था अक्टूबर 2023 में हम तैयार हैं, यानी 1.5 साल हम इलेक्शन ही नहीं करा सकते। तो अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता तो किस बात की हम इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, किस बात की ये पैसे बटोर रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। वो कौम जो ऐसा जो है दो वक्त का खाना नहीं खा सकती, वो कौम जिसके लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, जिन लोगों को मायूसी और अंधेरा नजर आ रहा है, जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनके टैक्स के पैसे से सिकंदर सुल्तान राजा को गाड़ियां मिली हुई हैं, इनको बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के किचन तक जो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे हैं, और ये आवाम के टैक्स के पैसों से जो काम इन्होंने करना है वो काम तो ये नहीं कर रहे। तो इनकी वफादारी किसके साथ है? रियासत के साथ है, आवाम के साथ है, या माफियाज के साथ है? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये उन कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं जो कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जो लोग खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान की बका और सलामती से खेल रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। और मसला ये है, जब सब लोग मिल जाएं आइन को पामाल करने पे और आइन के खिलाफ चलने पे, और सबके जाती सर्वाइवल का मसला हो, जब सबके जाती मफादात का मसला हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे किरदार जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन को बड़े हम कहते थे बड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या इसलिए हम कहते थे कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए? इसलिए हम कहते थे कि मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। इतना ताकतवर तो हमने नहीं कहा था कि वो आइन के सामने खड़ा हो जाए, इतना ताकतवर तो कौम नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाएं। जो कल इन्होंने जबान इस्तेमाल की अपने ऑर्डर में, उसमें रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जिस तरह से इन्होंने धमकियां दी सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप इलेक्शन कराएंगे तो क्यास होगा, इंतशार होगा, सानिया होगा, फिर आप जिम्मेदार होंगे, हम तो इलेक्शन नहीं कराने को तैयार। आप यही FIR कराने के लिए रह गए कि आप फवाद चौधरी पे जाकर FIR करवा दें और उसको गिरफ्तार करवा दें, इस काम के लिए आप रह गए। आपका जो काम असल है वो आप करने को तैयार नहीं है। आज जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है, इसके पूरे जिम्मेदार जो चंद लोग हैं, उनमें से इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, जो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम है मुल्क आना, और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन से इस तरह से हमें भागता नजर आए। मैं तो कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर उसके वजूद का फायदा क्या है? फिर ये अरबों रुपए के बजट का क्या फायदा रह जाता है इस प्रोटोकॉल का? फिर इससे अच्छा है कुछ समोसे पकौड़ों की रेडी लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को छोड़े। इलेक्शन करवा नहीं सकता इलेक्शन कमीशन, तो कोई और काम पकड़े। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला। अब पता चला। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 9 दिन गुजर चुके हैं। अब मुज़म्मिल, अफसोस इस बात पर होता है कि हम इस पर बात करते हैं तो इंसानी हुकूक की बात आ जाती है, कानून इंसाफ की बात आ जाती है। तो जिस मुल्क में आइन ना रहे, जिस मुल्क में हम आइन की सिर्फ बात तो करते हैं, किताब तो है, लेकिन उस पर अमल किसी ने नहीं करना, किसी महकमे ने इंश्योर नहीं करना कि जो उसका काम है लोगों की हिफाजत का, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी दाद रसी का, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो कानून इंसाफ के जितने भी हैं, हमारी अदालतें, पुलिस, दीगर जितने भी महकमे हैं,
वो सिर्फ हम देखते हैं कि ताकतवर के लिए एक और तरह से काम कर रहे होते हैं, या उनको किसी तरफ से कुछ कह दिया जाए, डिडक्शन दे दी जाए। लेकिन एक आम आदमी जो है, जो एक आम पाकिस्तानी है, उसके लिए रवैया बिल्कुल फ़र्क होता है। ना उसकी दरख्वास्त सुनी जाती है, ना जब तक आप कहीं से कहलवा नहीं लेंगे किसी आयब से तो उसकी तो FIR भी नहीं कटती। अब ये 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से, जो महकमे उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ ये नहीं है कि माजी में मार्शल लॉज लगते रहे हैं, वो ये भी होती है जब आप मुफ्त तालीम फराम नहीं करते जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहा है कि करें। वो ये भी होती है जब कहा जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं ताकि लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हों, लोग अपने मसाइल हल के लिए उनके पास जाएं, उनसे बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तब भी होती है जब एक शहरी के राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ शहरियों का फ़र्ज़ नहीं है कि तमाम कवानीन को मानें, ये गवर्नमेंट का, इदारों का भी जो है वो फ़र्ज़ होता है कि वो भी ऐसे लॉज तश्कील दें और शहरियों के जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज ना करें, ट्रेस पास ना करें, उनकी ज़ाती स्पेस में दाखिल ना हों। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शहरियों पर तो पाबंदी होती है कि आप तमाम कवानीन को मानें, आप इशारे पर खड़े हों, आप टैक्स दें, आप कवानीन के आगे सर झुकाएँ। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टेट ने भी पूरा करना होता है, वो गवर्नमेंट ने भी पूरा करना होता है, लेकिन उस तरफ से पूरा होता नहीं है। जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि MNAs को 50-50 करोड़ रुपए इस दौर में दिए जा रहे हैं जब खाने को रोटी नहीं है आवाम के पास, गुर्बत की लकीर से नीचे दिन ब दिन लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ फंड्स के अंबार लगे हुए हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये ओवरऑल ही आपको नज़र आता है कि यहाँ पर अगर ताकत है आपके पास तो आप बेंड कर सकते हैं कानून को, और कानून यहाँ पर वो जाल है जिसको बड़ी मछली जो है वो फाड़ कर गुजर जाती है और छोटी उसमें फंस जाती है। तो यही हम देखते हैं कि एक आम आदमी हो जिसकी कोई असर व रसूख नहीं है, जिसके जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में जान पहचान नहीं है, जिसके वज़रा नहीं है फैमिली में, तो उसके ऊपर जब कानून लागू होता है तो फिर उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। जबकि कोई अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई राव अनवार है जिसने 400+ असैसिनेशंस की हुई हैं, फिर सकता है आराम से, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इसी तरह शाहरुख जतोई का केस आपके सामने है और बहुत से केस हैं, तो उसमें कानून लागू होता हुआ दिखाई नहीं देता आपको। अब्दुर्रहमान केतरान का केस देख लीजिए आप। तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैसेज ये जाता है कि अगर आपके पास ताकत नहीं है, असर व रसूख नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, और आप बड़ी बड़ी शख्सियात से जान पहचान नहीं रखते तो उसके बाद आपकी शामत आ गई है। उसमें आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आप इनोसेंट हों, गिल्टी हों, लेकिन फिर फैसला जो है वो वही करेंगे जो कानून बनाते हैं। ये वो केसेस नहीं है जहां पर सो मोटो लेना चाहिए। अगर सो मोटो कहीं लेना बनता है, आइन में जब ये दिया गया है, तो यही वो केसेस नहीं होते कि जहां पर तमाम इदारे फेल होते नजर आ रहे हैं कि एक आम आदमी उसको हर जगह दरवाज़ा खटकाने के बावजूद उसकी माँ, उसके घर वाले, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये क्लासिक एक एग्जाम्पल नहीं हो सकती, ताकि फिर सबको पैगाम जाए कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, आला अदलिया है, वो इसका नोटिस ले रही है। तो एक इन महकमों में खौफ तो इदारों में कि अगर हम ये करते हैं तो कोई इसका नोटिस लेकर हमें बुला सकता है, हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल, देखें ये सिर्फ लोकल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं, आलमी कवानीन की भी है। और UN के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जस्ट कोजेंस कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और उसकी वायलेशन पे UN को इतना भी इख्तियार है कि वो इंडल्ज कर सकता है किसी कौम के, किसी कंट्री के सियासी मामलात के अंदर, कि अगर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रही कोई रियासत तो फिर UN जो है वो इंटरवीन कर सकती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसको इंश्योर करना, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो जवाब दे कि एक शख्स गायब है, पाकिस्तान का शहरी है, ID कार्ड होल्ड करता है, यहाँ का एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, और उसका कुछ इल्म नहीं है, 9 दिन हो गए हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए। सही, हम इस मामले को उठाते रहेंगे और हमारी हुकाम बाला से भी, और मैं समझता हूँ कि इस पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ का सो मोटो लें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।